Hello everyone, welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. Today I am going to start the first chapter of science of class 10th standard, that is chemical reaction and equation. So without wasting the time, let us start our video. Chemical reaction and equation. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए एक बार रिकैप के लिए क्लास 7th में पढ़ा हुआ चीज़ को याद करते हैं। वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हम लोग केमिकल चेंज क्या होता है। तो आप सबको तो पता होगा केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज वैसा चेंज होता है जो परमानेंट होता है। केमिकल चेंज जो होते हैं क्या होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। परमानेंट चेंजेस होते हैं, यानी परमानेंट दैट मीन्स परमानेंट बोले तो ये रिवर्स नहीं होगा। एक बार जो चेंज हो गया वह वापस रिवर्स नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होते हैं ये। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंज एंड दीज आर इरिवर्सिबल। वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जब भी केमिकल चेंजेस जब होता है तो कुछ न कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। बट अगर आप बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वह परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्पोररी चेंज होते हैं। यानी टेम्पोररी कहने का मतलब ये रिवर्स भी हो सकते हैं। ये इरिवर्सिबल, लेकिन फिजिकल चेंजेस क्या होगा, रिवर्सिबल होते हैं। ये रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी एक बार चेंज होने के बाद पुनः फिर वापस हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, बट इन दिस केस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, हम लोग चेंज पढ़े, याद रखिएगा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो केमिकल चेंज तो परमानेंट होते हैं, जैसे बोले क्या कि बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ नॉट ओनली पेपर, दैट मे बी एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि पेपर जलने के बाद फिर से वापस पेपर नहीं आएगा, इट इज परमानेंट चेंज। और डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकल चेंज हैं। एक बार जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर से वापस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसमें बात करें तो यहाँ पे था बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें हम लोग करते टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिए, तो फाड़ने से क्या हो गया, नया चीज़ बन गया क्या, नहीं। ओनली द शेप एंड द साइज चेंजेस, and when the shape and size changes then that is physical change, not the permanent, means that is not chemical change। यहाँ पेपर को जला रहे थे, यहाँ पेपर को फाड़ रहे हैं, पेपर फाड़ने से कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता आपको। दूसरा यहाँ पर टीयरिंग पेपर की, दूसरा मान लीजिए अगर कोई वाटर है, वाटर को आप फ्रीज कर देते हैं तो बन जाता है आइस, दैट मीन्स फ्रीजिंग, किसका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस ऑल आर फिजिकल चेंजेस, है ना। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये तो आप पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग इतना जानने के बाद फिर से ना, इतना जानने के बाद अब हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल
रिएक्शन है क्या? बोलेंगे क्या कि जब कभी whenever a substance goes under any certain changes, whenever a substance goes under any certain changes, then it is said that some chemical reaction has taken place. कहने का मतलब क्या है कि जब कभी कोई सब्सटेंस में कुछ चेंजेस देखने को मिले, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन ना, आयरन का रस्ट होना। अगर किसी आयरन को हम लोग छत पे छोड़ देते हैं, ठीक है, बारिश और हवा की वजह से क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसका कलर में चेंजेस देखने को मिलता है आपको, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो यहाँ पे हम बोलते क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैसा चेंजेस देखने को मिले? तो बोलेंगे केमिकल चेंजेस मीन्स वेन एवर देर इज एनी केमिकल चेंज एंड दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी सब्सटेंस के साथ कोई केमिकल चेंजेस देखने को मिले, यानी परमानेंट चेंजेस देखने को मिले आपको, तो वैसे चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम दे देते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस goes under any certain changes, and which type of changes? Chemical changes. Then it is said that some chemical reaction has taken place. For example, rusting of iron. Rusting of iron. Rusting of iron is a chemical reaction, है ना? और burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon, burning of magnesium रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो पता ही है आपको कि वाइट लाइट, डेजिंग लाइट, बिल्कुल ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। तो क्या है ये केमिकल रिएक्शन है ना। चलिए अब देखेंगे क्या कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो हम लोग पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कभी कोई चेंजेस देखने को मिले, और कैसा चेंजेस, तो बोलेंगे क्या कि केमिकल चेंजेस देखने को मिले तो वैसे चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन, तो बोले केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। मीन्स द केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कैसे आप करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन कहते हैं, केमिकल का इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है, इट इज अ मेथड to represent the chemical reaction by using symbols and formulas or not। केमिकल इक्वेशन क्या है बोलेंगे, इट इज़ अ मेथड, इट इज़ अ वे, इट इज़ ना अ क्राइटेरिया टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सम सिंबल्स एंड फार्मूला।
यानी किसी सिम्बॉल्स का यूज करके, फार्मूला का यूज करके जब हम लोग किसी केमिकल एक रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैंने कहा था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मीन्स व्हेन मैग्नीशियम ribbon is burned, it produces magnesium oxide. When magnesium ribbon is burnt, it produces magnesium oxide. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसी को अगर हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करें, मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम का Mg, और बर्न करने के लिए क्या चाहिए बॉस, बोलेंगे ऑक्सीजन चाहिए O2। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बोलेंगे मैग्नीशियम, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या कहलाता है, बोलेंगे इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। यानी मैग्नीशियम बर्न किया किसके प्रेजेंस में आने के बाद, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आने के बाद, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस O2 दैट विल गिव यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। That means this is the chemical equation of the reaction that is being happened or that is taken place. ओके यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन, इस पूरे रिएक्शन का जो है ये इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अब इक्वेशन जो होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात ये बताइए आप लोग कि कैसे पहचान पाएंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं, या हो चुका है, कैसे पहचानेंगे आप? कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होगा पहचानने का कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। मीन्स व्हाट आर द की फैक्टर्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और इट इज़ टेकिंग प्लेस। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो हो सकता है उसके कलर में चेंज जाए, हो सकता है उसके कलर में क्या है, चेंजेज आए। देयर मे बी चेंज इन कलर, change in color means these are the factors to identify, to observe whether the chemical reaction is taking place or it has taken place। क्या कैसे पता करें केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो हो सकता है केमिकल सब्सटेंस का कलर जो पहले कुछ और था, रिएक्शन होने के बाद कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है आपको। दूसरा क्या है, चेंज इन स्मेल, हो सकता है उसका स्मेल पहले कुछ और था, जैसे मिल्क कहीं बात कीजिए, मिल्क का स्मेल और कर्ड का स्मेल, एंड दोनों डिफरेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो है स्मेल में है चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरा इसका टेस्ट भी बदल सकता है, देयर में भी चेंज इन इट्स टेस्ट, टेस्ट में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कभी कभी टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है आपको, यानी रिएक्शन करने के बाद टेम्परेचर जो है घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। मीन्स देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। एंड समटाइम्स देयर इज सम इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन यानी गैस का रिलीज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेस भी इवोल्यूट हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चूना जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जब पानी में आप डालते हैं तो गैसियस फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको दिखेगा रिलीज होते हुए। मीन्स देयर में बी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। एंड द लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये तो टर्म आपके लिए नया होगा,
लेकिन हम लोग आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक स्पेशल केस है ये, उसको जानेंगे उसके बाद ना। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे पहचानेंगे, ये सारा चीज़ जो है आपको देख के पता चल सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, स्मेल में चेंजेस देखने को मिल सकता है, टेस्ट, टेम्परेचर, गैस एंड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। These are the factors which will help you to identify whether the chemical reaction has taken place or not. Okay? तो अभी तुम लोग जो है डिस्कस करने वाले थे इक्वेशन के बारे में। चलिए अब इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन जो होता है। तो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। जो भी केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल जो इक्वेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, तो क्या क्या डिफरेंसेस इसके बाद देखते हैं हम लोग। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिखे हैं, मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाया था मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो एक बार ध्यान से देखिए, तो इसे आप लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो पता होगा ना आपको कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है ना, और प्लस में होता है। तो कैसे पता करते हैं हम लोग, तो एटॉमिक नंबर आपको याद करना होगा, सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो हम लोग जब इसको स्प्लिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो फर्स्ट वाले शेल में 2 होता है, फिर 8, लास्ट में फाइनली बच गया 2, 2, 8, 10 और 2, 12 था ना आपके पास। फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 हो गया 10, बच कितना गया 2। तो ये जो है आपका ये मैग्नीशियम क्या करेगा, लूज कर देगा, दूसरे को डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो यानी 2+ लगाते हैं हम लोग, ये वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के ठीक उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना 8 था, तो 2 तो खत्म हो गया, बचा कितना 6 बच गया, 2 और 6 हो गया 8। तो 6 जो है ये, तो 6 तो लूज नहीं करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करें 2 गेन करेगा। क्या करेगा, 2 गेन करेगा, यानी 2 गेन कर लेगा ऐसा। ठीक है। और 2 का ठीक है कॉमन फैक्टर 2 है, तो कॉमन फैक्टर से हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। बचता क्या आपके पास, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th का ही पार्ट था, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं Mg, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी क्या 1 है, तो Mg को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Mg, और O को भी आप 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, O ही रह जाएगा, यानी MgO। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, है ना, पहले से पढ़ा हुआ, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ये चीज़। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कि Mg का जो ना, Mg कितना है यहाँ पे 1 Mg है, ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो याद करिए आप क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट, पहले तो ये जान लीजिए कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं। तो सिंपल सा चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन जो है वह किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन सिम्बॉलिकली और नॉट, सिम्बॉल्स के फॉर्म में। तो जो केमिकल इक्वेशन जो होता है ना,
उसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ ना कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली रिएक्शन करने से पहले कुछ और होगा, रिएक्शन करने के बाद जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट जो कुछ और ही होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, और नॉट। यानी कि जो भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे वो किसे क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, और जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहिएगा, प्रोडक्ट। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक एरो साइन का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करिएगा, जब कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, हम लोग कार्बन को बर्न कर दिए, बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या मिलेगा, बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, क्या मिलेगा आपको, बोलिएगा CO2। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और CO2 जो है आपका ये प्रोडक्ट है, समझ में आ रही है ना। तो और एक और चीज़ देखिए, तो रिएक्टेंट जब सिंगल है तो अलग सी बात है, दो या दो से अधिक जब रिएक्टेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है आपका, तो 2 रिएक्टेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो उनको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, प्लस साइन से। प्रोडक्ट में भी वही होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उन्हें भी हम लोग क्या सेपरेट करेंगे, प्लस प्लस साइन लगाते चले जाएंगे, सेपरेट करते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, बोलेंगे यह जनरली लेफ्ट साइड लिखा हुआ रहता है और प्रोडक्ट राइट साइड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखें क्या कि केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वह बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। केमिकल इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, पहला जो है आपका बैलेंस्ड, दूसरा जो है आपका अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. The chemical equation which fulfill the law of conservation of mass is called balanced chemical equation, and the chemical equation which does not fulfill the law of conservation of mass is called unbalanced chemical equation. सिंपल सा डेफिनेशन. तो आखिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? तो क्लास 9th में तो आप पढ़ चुके हैं कि मास कैन neither be created nor be destroyed. The masses can neither be created nor be destroyed. मास को ना तो हम लोग बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ना तो इसका सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है ना। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन कोई लिखता है, जैसे जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न किए थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बन गया था मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, या कार्बन को बर्न किए ऑक्सीजन से तो बन गया कार्बन का डाइऑक्साइड, है ना। तो दोनों रिएक्शन में देखिए तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया रिएक्शन करने के बाद? घट गया। तो जैसे ही घटा यानी कि मास तो घट गया, यानी ये बैलेंस नहीं है, ये गड़बड़ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यह इक्वेशन जो फुलफिल नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्या कहिएगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहिएगा। तो लॉ ना दूसरा में देखिए, कार्बन एक, रिएक्टेंट साइड कार्बन कितना? 1 है, इधर कितना है? यहाँ भी 1 है।
ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 2 है, इधर भी कितना है 2 है, यानी दोनों तरफ तो सेम है। तो ये है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड यानी क्या कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बोलेंगे द नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी जितने भी रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट हैं उन सब के जितने भी एटम्स हैं वह बराबर होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट साइड के। तो और अगर नहीं है तो आपको बराबर करना है। जब इक्वल नहीं होगा तो अनबैलेंस्ड कहलाएगा, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? बैलेंस क्या है, द केमिकल इक्वेशन which law of conservation of mass is called balanced chemical equation, and which does not fulfill the law of conservation of mass is called unbalanced chemical equation। एग्जाम्पल के लिए MgO2 MgO, अभी तक ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। Mg प्लस O2 MgO दोनों अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो राइट साइड मैग्नीशियम को भी 2 कर दीजिए। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये क्या है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो सिंपल सा अगर डिफरेंसेस आएगा आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, then simply you will have to answer that the chemical equation which fulfill the law of conservation of mass is called balanced chemical equation, and the chemical equation which does not fulfill the law of conservation of mass is called unbalanced chemical equation। और दोनों का एग्जाम्पल जो है आप सामने क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक और चीज़ क्या, ठीक है, तो बैलेंसिंग से हर बार कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन आता ही है। इसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मीन्स हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 2-3 मेथड से सिखलाएंगे आपको कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि इससे हर बार एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्या 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। इसलिए ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, मीन्स वी विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके।